Assalamu alaikum respected sir and dear class. My name is Alina Razak and my roll number is 5103. And my topic of presentation is preparation mechanism of aldehydes and ketones and its applications. First of all, I would like to introduce what is aldehyde and what is ketones. Aldehyde ketones में एक सिमिलैरिटी है, दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अब C डबल बॉन्ड O और कार्बन फर्दर सब्स्टिट्यूटेड हो, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप. अब इस कार्बोनाइल ग्रुप में अगर एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो जो कि फिक्स है और दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप है वो प्रेजेंट हो, तो जैसे कि अल्काइल ग्रुप में मिथाइल हो जाता है, इथाइल हो जाता है, प्रोपाइल जो भी अटैच हो, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्डिहाइड्स. लेकिन अगर दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कीटोन. अब यहाँ पे ये है कि कीटोन्स के अंदर टू टाइप्स ऑफ कीटोन जो है वो फॉर्म होती हैं. एक तो ये कि अगर दोनों जो आर ग्रुप हैं वो क्या हो, सिमिलर हो. फॉर एग्जांपल अगर एक साइड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी साइड पे भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस तरह के कीटोन को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन. लेकिन अगर एक साइड पे स्मॉलर ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड पे बिगर ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो इस तरह के जो कीटोन है जिसमें दोनों आर ग्रुप के हैं, एक ग्रेटर है दूसरे से, तो इस तरह की जो कीटोन्स होंगे उन्हें बोलेंगे एसिमेट्रिकल कीटोन्स. अब इनकी नेमिंग पे आ जाते हैं, किस तरह से हम इनको नेमिंग कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेमिंग होती है उसके दो तरह के मेथड्स होते हैं. कॉमन नेम्स होते हैं, कायोपिक नेम्स होते हैं. कॉमन नेम्स जिसे हम कॉमनली नोन मतलब करते हैं, तो कुछ जो है वो ये हर एक जो एल्डिहाइड्स हैं उनके लिए नहीं है, कुछ एल्डिहाइड्स के लिए हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इनको किस तरह से हम नेम कर सकते हैं. जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके कुछ कॉमन नेम्स हैं, जैसे फोमिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, उसी तरह ब्यूटेरिक एसिड हो गया. अब उनके जो एंड से आईसी और एसिड को रिमूव करके उसकी जगह अगर हम एल्डिहाइड अटैच कर दें तो हम जो है ना वो एल्डिहाइड्स को नेम दे देंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आगे ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारे पास फोमिक एसिड. अब इस फोमिक एसिड की बजाय यहाँ पे हमारे पास मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बजाय हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है, मतलब ये वाला प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास मतलब कि फोम एल्डिहाइड प्रेजेंट है. अब आ जाते हैं इसके आयोपिक नेमिंग की तरफ. आयोपिक नेम्स में जो एल्केन्स होते हैं उनके नेम के एंड से ई को रिमूव करके उसकी जगह ए एल को ऐड कर दिया जाता है. इस तरह हम आयोपिक वे में जो एल्डिहाइड्स हैं उनको नेम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर है, हमें पता है कि जो मीथेन होती है उसमें एक कार्बन प्रेजेंट होता है, तो मतलब ये है कि अगर हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो हमें मीथेन ऑब्वियसली मतलब कि मिलेगा. तो हम यहाँ पे इसको नेमिंग करने के दौरान मीथेन के एंड से ई को रिमूव करते हुए, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है, इसके साथ ए एल को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, मेथनल. इसी तरह यहाँ पे 2 कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इथेन को, तो मतलब ये हमारे पास अगर एल्डिहाइड में तो इट इज़ नोन एज एथेनल. नेक्स्ट हम नेमिंग की तरफ चलते हैं कीटोन्स की नेमिंग के लिए. कीटोन्स में जो कॉमन नेम्स हैं उसमें हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. जैसे ये स्ट्रक्चर है, अब इसके दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और सेंटर पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है. अब यहाँ पे 2 हैं, तो इसके नेम हम किस तरह से लिखेंगे, डाई मिथाइल कीटोन. ये तो होगी एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल की एग्जांपल. अगर हमारे पास एक सिमेट्रिकल कीटोन हो, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक साइड पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. अब इसकी नेमिंग के दौरान हम नेम्स दोनों का ही लिखेंगे, लेकिन उनका अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे. पहले हम लोग, क्योंकि ई पहले आता होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसलिए पहले इथाइल ग्रुप लिखेंगे, फिर मिथाइल ग्रुप लिखेंगे और फिर आगे कीटोन ऐड कर देंगे. ये तो होगी कॉमन नेमिंग. आयोपिक नेमिंग में हमने पहले एल्डिहाइड्स की नेमिंग में किया था कि जो एल्केन्स हैं उनके नेम के एंड पे जो ई है उसको रिमूव करके ए एल को ऐड किया जाता है. इसमें जो कीटोन्स हैं उसका ओ एन ई ऐड करते हैं, जबकि एल्डिहाइड का ए एल एल्डिहाइड का ऐड किया जाता है. अब इसकी नेमिंग में जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये वाला, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये प्रोपेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो प्रोपेन के एंड से प्रोपेन, उसके एंड से ई को रिमूव करते हुए ओ एन ई अगर लिख देंगे तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग प्रोपानोन. ठीक है.
अब यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है? 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब ये सेकंड कार्बन इसके अंदर कीटोनिक फंक्शन लेके आ रही है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें ये 4 कार्बन चेन है, मतलब ब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे इसका नेम क्या होगा? ब्यूटानोन। और क्योंकि सेकंड नंबर पे सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है तो इसलिए इट इज़ नोन एज 2 ब्यूटानोन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनकी प्रिपरेशन की तरफ कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। फर्स्टली तो मोस्ट कॉमन वे इनको प्रिपेयर करने का वो ऑक्सीडेशन ही है। मतलब कि इंडस्ट्रियल लेबॉर्ट्री वे में जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं इजीली उनको ऑक्सीडाइज़ किया जाता है, उनको ऑक्सीडाइज़ करके हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो मिल जाते होते हैं, प्राइमरी से एल्डिहाइड्स और सेकेंडरी से कीटोन्स। अब लेकिन इसके अलावा और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनकी प्रिपरेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली हमारे पास एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। अब उसको किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए एक पूरा मैकेनिज़्म है, एक पूरा रिएक्शन है जिसमें हम मतलब पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक फ़नल ली जाती है, उस फ़नल के अंदर मिथाइल अल्कोहल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एयर एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है और यहाँ पे क्या होगा, जो मिथाइल अल्कोहल है उसकी क्या हो जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होकर उसकी मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही उसकी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से उसे जल्दी जल्दी विड्रॉ कर लिया जाएगा क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड में भी कन्वर्ट होने के उसके चांसेस हैं। यहाँ से जल्दी से उसको विड्रॉ करते हुए यहाँ से पास करवाया जाएगा और यहाँ पे मतलब कि उसको यहाँ पे हीट किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा और मतलब वेपर्स को एंड देन उसे वाटर में डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन को बना दिया जाएगा विच इज़ नोन एज फॉर्मालिन। फॉर्मालिन इज़ नो मोर बट इट इज़ जस्ट अ सॉल्यूशन विच कंटेन 8% which contain 8% methyl alcohol, 52% water and 40% formaldehyde. Next move to the next slide in which we study industrial method how to form aldehydes. इसमें ये क्या है कि हम सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर से एक यहाँ से और एक ये वाली हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हुए रिमूव कर जाएगी और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन डबल बॉन्ड एक कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और इससे हमें फॉर्मिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी करवाए जा सकते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए सिल्वर को यूज़ किया जाता है और टेम्परेचर कंडीशन 450 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मीथेन की एयर ऑक्सीडेशन से भी हम जो फॉर्मिक मतलब के जो एल्डिहाइड्स हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं। उनको किस तरह से कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो मीथेन है वो कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें जब ऑक्सीजन ऐड की जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया गया। यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमें यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल जो है वो मिलेगा। अब मिथाइल अल्कोहल की फ़र्दर ऑक्सीडेशन होगी और हमें पता है कि मिथाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मेल्डिहाइड में। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, वही पहले वाला प्रोसेस के जो हम जैसे कि बाकी जो एल्डिहाइड्स हैं उनको किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। अभी तक हमने फॉर्मिक एसिड का पढ़ा है, अब यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, उसको सिंपल मतलब कि उसकी एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवा के एसिटाल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह बाकी आगे प्रोसेसेस हैं। अब इसके अलावा जो कैटालिटिकल डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल के ज़रिए भी एल्डिहाइड्स को फॉर्म किया जा सकता है। अब डिहाइड्रोजनेशन क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अल्कोहल्स की, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हमें क्या मिल जाएगा? एसिटाल्डिहाइड है। इसके अलावा जो न्यू प्रोसेस है विच इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है कि पहले तो इसकी कंडीशंस क्या हैं कि इसमें ओजोन का मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जिंक एज अ कैटालिस्ट एक्ट कर रहा होता है और वाटर भी यूज़ किया जाता है। अब ये रिएक्शंस की कंडीशंस हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस किस तरह से होता है कि ये जो
मॉलिक्यूल है ये सेंटर से स्प्लिट कर जाता है। सेंटर से स्प्लिट करने से यहाँ इस वाली कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, जबकि इस वाली कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। और ये देखें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये वाला पोर्शन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, जबकि ये वाला पोर्शन है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। इससे हमें दो टाइप ऑफ कीटोन्स मतलब कि एल्डिहाइड्स एट अ टाइम मिल रही होती हैं। एक तो होगी एसिटाल्डिहाइड और दूसरी प्रोपेन एल्डिहाइड। नेक्स्ट मूव करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। जो हमारे पास एल्काइंस होती हैं उनके अंदर वाटर का एडिशन करते हुए भी एल्डिहाइड्स जो है वो हमें गेन होते हैं। यहाँ पे जैसा कि है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो OH है ये पहले अटैच हो जाएगा। सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है ये मतलब ये कि ये अटैक कर देगा साइड पे, और जो ऑक्सीजन है फिर उसके बाद वो भी अटैक कर देगा, मतलब कि वो अटैच हो जाएंगे दोनों इस तरह स्ट्रक्चर के साथ। तो ये हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंज होकर हमें एक एल्डिहाइड दे रहा है। इसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डिहाइड्राइड है, उसके थ्रू भी हमें एल्डिहाइड जो है ना वो मेन होता है। इसमें क्या है कि अब यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है स्प्लिट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। OH जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन। वो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को, और जहाँ जहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है उसकी जगह OH ग्रुप जो है वो जाके अटैच हो जाएगा। इससे हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो जेम डिहाइड्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जेम डिहाइड्राइड वो होते हैं जिनमें एक कार्बन के साथ जो है ना वो जो ग्रुप क्लोरीन वगैरह वो प्रेजेंट है, हैलोजन ग्रुप जो है वो अटैच्ड हो। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कि यहाँ पे वाटर का ये क्योंकि अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसमें क्या होगा कि इसमें वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होकर यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बनेगा हमारे पास एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट रिएक्शन की रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, इनकी रिडक्शन के थ्रू भी हमें एल्डिहाइड्स जो हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी जो क्लोरीन है उसको हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, और इन द प्रेजेंट ऑफ PD विच इज़ प्लाटियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट नाइट्राइल यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रीजन, इसके थ्रू भी हम एल्डिहाइड को फॉर्म कर सकते हैं, एंड यू कैन सी द प्रोसेस। एंड देन जो एल्कीन्स होती हैं रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म एल्डिहाइड्स है, इसको बोलेंगे ऑक्सो प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है उन दोनों का ऐड किया जाएगा प्रोपीन्स के अंदर, एल्कीन्स के अंदर, और जब इनको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा विच इज़ नोन एज ब्यूटेरिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स। जब इसकी पायरोलिसिस की जाती है तो इसकी बेसिकली स्प्लिट, पायरोलिसिस होता क्या है, स्प्लिटिंग को कहते होते हैं, क्रैकिंग को बोलते होते हैं, मतलब इसका ब्रेक डाउन होना होता है स्ट्रक्चर का। अब इस स्ट्रक्चर की ब्रेक डाउन के लिए हमें हीट चाहिए होती है। जब हम जो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड है उसको जब हम हीट करते हैं तो एट अ टेम्परेचर वो क्या करते हैं, मतलब एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर वो ब्रेक डाउन होके हमें कीटोन्स भी देता है, और साथ ही साथ हमें एल्डिहाइड्स भी दे सकता है। अब ये स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, स्प्लिटिंग इस तरह से होती है। ये वाला जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट्स में, जबकि जो ये वाला ग्रुप है ये हमें दे रहा है यहाँ पे एक कीटोन जनरेट कर रहा है। अब इसी के जैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे स्प्लिटिंग की यहाँ से इस तरह से, और हमें एक तो एसीटोन मिल गया और दूसरा CaCO3। ये तो हो गया कीटोन्स इससे किस तरह से फॉर्म होते हैं। अब इससे एल्डिहाइड्स किस तरह से, जब यहाँ पे सपोज करें ये R ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन अटैच है तो यहाँ पे इस R की जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो हमें इस तरह से एल्डिहाइड्स भी मिल जाते होते हैं। इसके अलावा बाकी हम लोग कीटोन्स के रिएक्शंस देते हैं कि कीटोन को किस तरह से फॉर्म किया जा सकता है। कीटोन के लिए कैटालिटिकल डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद मैंगनीज ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो हमें उससे हमें क्या होता है, कीटोन्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो कीटोन्स मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं, यहाँ से वाटर रिमूवल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, बाकी ये आपस में अटैच हो जाते हैं। ये और ये तीन तरह की चीज़ें हमें फिर मिल जाती हैं।
फर्दर मूव करते हैं इनके रिएक्शंस की तरफ कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमें किस तरह के रिएक्शंस देते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑल्दो दे आर सिमिलर ऑल्दो दे आर डिफरेंट और वो आपस में मिलके बगैर किसी मॉलिक्यूल के स्मॉलर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के एक हमें नया प्रोडक्ट दे देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। इस तरह के रिएक्शंस को अब जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है उसमें हमें दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, उसकी कंडीशंस हैं। पहले तो उसमें जो एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट हो तो वो वाले एल्डोल कंडेंसेशन देते होते हैं। और इसके लिए एक दूसरी कंडीशन है कि उसमें कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली जो है वो फॉर्म हो। अब यहाँ पे बात आ जाती होती है, अगर कंडेंसेशन एल्डिहाइड की है तो उसे हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर कंडेंसेशन कीटोन्स की है तो उसे हम बोलेंगे कीटोल कंडेंसेशन। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोल जो है वो मतलब एल्डोल और कीटोल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली इसकी नेमिंग जो है ये AL है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग एल्डिहाइड and this is representing OL representing alcohol बिकॉज जो कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन के रिज़ल्ट में हमें जो कंपाउंड मिलता है उसमें क्योंकि दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल का भी और एल्डिहाइड का भी, या कीटोल में देखें तो उसमें कीटोन का और अल्कोहल का दोनों का प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम एल्डोल और उसको बोलेंगे हम कीटोल। बाकी यहाँ पे रिएक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पे दो एल्डिहाइड्स हैं जो कि सिमिलर हैं एथेनॉल, और यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रिएक्शन हो गई। यहाँ पे बेसिकली एंड प्रोडक्ट दिखाया हमें इससे ये मिलता है, और जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इससे 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल मिलता है। नेक्स्ट अब इसके मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं कि ये रिएक्शन बेसिकली होता किस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है बेसिकली एज अ बेस एक्ट करता है और ये प्रोटॉन को रिमूव करवा देता है। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है एज अ बेस एक्ट करेगा। यहाँ पे जो दूसरा कार्बोक्सिलिक मतलब कि जो एल्डिहाइड का ग्रुप है उससे हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगा और उससे एक वाटर मॉलिक्यूल को जनरेट करवा देगा यहाँ, और उसके साथ कार्बन आयन बन जाएगा, कार्बन आयन। अब यहाँ पे जो कार्बन आयन है अब बेसिकली यहाँ पे फर्दर ये एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच होकर इसके साथ मतलब उसके ऊपर अटैक करके, और यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन है यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकेज होगी और ये जो ऑक्सीजन है मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और इस तरह हमें मिल जाएगा एक एल्डोल कंपाउंड। यहाँ पे जो एल्डोल कंपाउंड हमें मिल रहा है वो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देखते हैं इसकी छोटी सी समरी कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एक्ट एज अ बेस करता है, इट रिमूव करता है प्रोटॉन को फ्रॉम द अल्फा कार्बन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम अ कार्बन आयन। द कार्बन आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल कार्बन एटम ऑफ द अंडरचेन सेकेंड मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ एल्कोक्साइड आयन। अब जो एल्कोक्साइड आयन हमें मतलब वहाँ पे जो फॉर्म होता है वो रिमूव कर देता है प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म अ एल्डोल and the basic catalyst hydroxide ion is regenerated। अब आ जाते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की तरफ। कैनिज़ारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स के लिए या उन एल्डिहाइड्स के लिए जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। अब नॉर्मली जो है वो सिर्फ दो टाइप की ही हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बेंज एल्डिहाइड जो है उसमें अल्फ़ा कार्बन ही प्रेजेंट होती है, जबकि जो फॉर्म एल्डिहाइड है उसके अंदर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। अब इसके लिए हमें जो है जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो बेसिकली एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जो कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। यहाँ पे 2 टाइप ऑफ जो एल्डिहाइड्स हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे, इन्वॉल्व होंगे और उसमें एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरे की रिडक्शन हो जाएगी। एक की जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट के अंदर, जिसकी रिडक्शन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसके मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज़्म में क्या है कि एक फॉर्म एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल एक जो रुके सिंपली होता ये है कि हमेशा
हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता होता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और उसके ऊपर जैसे वो अटैक करेगा वहाँ से एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। उससे हमें यहाँ से एक आयन जनरेट हो गया। अब ये जो आयन है यहाँ पे ये अटैक कर देगा किसके ऊपर, ये एक्ट करेगा एज आ न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो उससे मतलब कि आफ्टर द रीअरेंजमेंट एंड आफ्टर द ब्रेकिंग इट कन्वर्टेड इनटू द मेथोक्साइड आयन एंड फॉर्मिक एसिड। अब ये जो मेथोक्साइड आयन है ये जो है ये अटैक करेगा फॉर्मिक एसिड के हाइड्रोजन के ऊपर। यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन की तरफ, जिससे हमें मेथनॉल मिल जाएगा। और एक साइड पे ये एक आयन जनरेट होगा जो कि सोडियम को अपने साथ अटैच करते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्प्लिट हो जाएगा और ये स्प्लिट होने के बाद ये जो सोडियम है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी की तरफ जाएं तो इसकी थ्योरी में जैसे लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल एटम टू फॉर्म एन complex ion, and the anion transfer a hydride ion to second molecules of the formaldehyde. The presence of negative charge on the oxygen of the anion helps in loss of hydroxide ion. The methoxide ion act as a base and abstracts a proton from the formic acid to form a methanol and formate ion. The formate ion is in the presence of alkali gives a salt of the acid. ये हमारे पास फॉर्मेट आयन है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके यूजेस की तरफ, विच इज़ आवर लास्ट टॉपिक। एंड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की किस तरह के यूजेस हैं। बेसिकली इनके काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो यूजेस हैं। जो फॉर्मेल्डिहाइड इज़ द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, व्हेयरएज एसीटोन इज़ द स्मॉलेस्ट कीटोन। इनके एप्लीकेशन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स में जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो एक गैस होती है, और जो गैस होती है अगर उसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व मतलब किया जाए, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मालिन बोलते हैं, जिसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। और ये जो फॉर्मालिन है इस सॉल्यूशन को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, मतलब ये कि डिफरेंट डेड बॉडीज़ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मालिन को यूज़ किया जाता है। अब ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके और भी डिफरेंट यूजेस हैं। उसे इम्प्लेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, टैनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। टैनिंग कहाँ पे होती है, चमड़े के कारखानों में होती है। प्रिपेयरिंग ग्लूज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीमेरिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जर्मिसाइड के होते हैं, जर्म किलर को बनाने के लिए। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट किलर को बनाने के लिए। फंगिसाइड, मतलब कि जो फंगस होती है उसको किल करने के लिए। इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड, मतलब ये इसके सारे मेडिसिनल जो है ना, मतलब ये कि जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड ये हमारे पास मेडिसिनल इसके यूजेस हैं। फिर इसी तरह इसको ड्रग टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और फोटोग्राफी में भी इसको यूज़ किया जाता है। व्हेन रिएक्टेड विद फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म अ बेकलाइट। जब हम फिनोल हमारे पास क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होती है फिनोल की, जब उसे रिएक्ट किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो वो एक बेकलाइट हमें प्रोडक्ट देती है। और बेकलाइट जो है उसको यूज़ किया जाता है प्लास्टिक्स में, कोटिंग्स में और एडेसिव में। इसके अलावा जो एसिटिल्डिहाइड है उसे लार्जली यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से नॉर्मली जो घरों में फ्लेवरिंग मटेरियल है जिसको बोलते हैं विनेगर, वो बनता होता है। तो मतलब कि एसिटिल्डिहाइड को इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर। और इसके अलावा पायरिडीन डेरिवेटिव्स भी इससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब बेंजल्डिहाइड इज़ यूज्ड इन परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड डाइज। और बेंजल्डिहाइड का जो टेस्ट होता है वो आलमंड की तरह का होता है, तो इसीलिए इसको आलमंड की फ्लेवर देने के लिए भी यूज़ किया जाता है डिफरेंट फूड्स आइटम्स में। और इसको बी रिपेलेंट के तौर पे भी, मतलब अगर इसको आप अपनी बॉडी के ऊपर लगा लेंगे तो बीज जो हैं वो आपसे दूर रहेंगी। अब वैसे नॉर्मली बॉडी के ऊपर नहीं, इनको फ्रूट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है ताकि बीज जो हैं वो फ्रूट को मतलब कि डैमेज ना करें ज़्यादा। अब यूजेस ऑफ कीटोन्स की बारी आ जाती है। द मोस्ट कॉमन कीटोन इज़ एसीटोन। जैसे कि हमें पता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट कीटोन है वो एसीटोन ही है। नेक्स्ट वो एक्ट करता है एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द नंबर ऑफ प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स के लिए। इन हाउस होल्ड एसीटोन इज़ यूज्ड एज अ नेल पेंट रिमूवर एंड पेंट थिनर। मतलब ये कि
जो एसीटोन है, मतलब ये लिक्विड सॉल्यूशन में हमें अगर मिलता है तो हम इसे नेल पेंट रिमूवर के तौर पर भी यूज़ करते हैं और पेंट थिनर के लिए, पेंट को पतला करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन मेडिसिन इट इज़ यूज इन केमिकल पीलिंग एंड फॉर एक्ने ट्रीटमेंट। एक्ने बेसिकली सभी जानते हैं कि मुँह के ऊपर जो एक्ने हो जाती होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मिथाइल इथाइल कीटोन है, जिसे MEK भी कहा जाता है। उसे केमिकली क्या है, वो एक ब्यूटानॉन है। वो भी एक कॉमन सॉल्वेंट है। उसको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल वर्निशेस में, प्लास्टिक्स में, पेंट रिमूवर में, पैराफिन्स में, वैक्सेस में। और इसके अलावा जो MEK उसे आल्सो यूज़ किया जाता है एज अ वेल्डिंग एजेंट फॉर प्लास्टिक्स ड्यू टू इट्स डिजॉल्विंग प्रॉपर्टीज़। मतलब ये एक प्लास्टिक को आसानी से अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, तो इसलिए इसको वेल्डिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है प्लास्टिक के लिए। इसके अलावा साइक्लोहेक्सोनोन इज़ अनदर इंपॉर्टेंट कीटोन विच इज़ प्राइमरली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन हमारे पास एक पॉलीमर होता है और ये इसके काफ़ी अच्छे रिएक्शंस हैं। मतलब ये कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और अगर किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।